और बहुत अच्छा ऑफ़र था टीसीएस से उसको। लेकिन उसने टीसीएस के ऑफ़र को नेगोशिएट करने का ट्राई किया एक ऐसी कंपनी के बेस पे जो कि सिर्फ छोटी सी कंपनी थी, 40-50 लोगों की कंपनी थी, और वो फिर 40-50 लोगों की कंपनी आगे चल के वो सस्टेन भी नहीं कर पाई उसको, और उसका ऑफ़र भी टीसीएस से विड्रॉ हो गया अल्टीमेटली। तो इस तरह से हमको नेगोशिएट नहीं करना है। फ्रेंड्स, कभी आपने सैलरी नेगोशिएट करने का ट्राई किया है? और अगर ट्राई किया है तो आप कितनी बार सक्सीड हुए हो? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सैलरी नेगोशिएट करना ट्राई करते हैं और हमें ये नहीं पता होता है कि सैलरी हमें मांगनी कितनी है, कितनी बोलनी है। कई बार हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कई बार जो हमें सैलरी ऑफ़र होती है हमें लग रहा है यार कि हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे थी, या जो हमारी कैपेबिलिटी थी या जो हमारी लेवरेज थी उसको हमने पूरी तरह से यूज़ नहीं किया। मैं आपको समझाने के लिए एक सिनेरियो बताता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे काम करता है, और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन देखना, पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट करना, डेटाबेस डिज़ाइन करना, सो ही इज़ अ सीनियर रिसोर्स। तो उसे काफ़ी सारे ऑफ़र आ रहे थे और उससे मिस्टेक हो गई निगोशिएशन में। उसके पास काफ़ी सारे ऑफ़र थे, 2-3-4 ऑफ़र थे, और वो क्या कर रहा था, एक ऑफ़र को लेवरेज की तरह यूज़ कर रहा था। अब ऐसे में जब हम लोग वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस होती है, हम अपनी सैलरी को रखते हैं, कई बार एचआर खुद से पूछते हैं हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। कई बार ये सब बहुत शुरुआती तौर पे हो जाता है। जैसे जर्मनी में है, ज़्यादातर केसेस में वो सैलरी को शुरू में ही फाइनल कर लेते हैं, और या तो फिर वो अपनी क्राइटेरिया डिफ़ाइन करके रखते हैं, दे डिफ़ाइन द रेंज, और उस रेंज में ही सैलरी देते हैं, उससे आगे पीछे वो जाने का ट्राई नहीं करते। तो जहाँ पर रेंज डिफ़ाइन है और जहाँ पर एक फ़िक्स सैलरी है, वो उससे ज़्यादा हिलने के तैयार नहीं है, तब तो कोई आपके पास चांस ही नहीं है निगोशिएट करने का। और जहाँ पर बस आप उस रेंज में अच्छी सैलरी के लिए ट्राई कर सकते हो, और जहाँ पर सैलरी शुरू में डिसाइड हो जाती है, क्योंकि कुछ केसेस में सैलरी बिल्कुल शुरू में सबसे पहले वो सैलरी की बात करते हैं, फिर बाकी जाके वो टेक्निकल इंटरव्यूज़ और बाकी सब प्रोसेस में जाते हैं। तो वहाँ पर भी आपके पास सैलरी को निगोशिएट करने का बाद में ज़्यादा चांस रहता नहीं है। और जब आपके स्किल्स टेस्ट होते नहीं हैं, तो वो भी सैलरी के आप मैक्सिमम लेवल पे, हायर रेंज पे जाने की ट्राई करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि आप अब अपनी एक्सपेक्टेशंस हमेशा रख सकते हो। तो इन केस ऑफ जर्मनी में बाकी दुनिया की तरह ही है, सैलरी नेगोशिएशन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और मैंने खुद इतनी कंपनीज़ में सैलरी नेगोशिएट किया है, इतनी कंपनीज़ में चेंज कर चुका हूँ, इतने सारे ऑफ़र लेटर्स पे मैंने बात किया है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं नेगोशिएट करता हूँ, और हो सकता है कि वो चीज़ें आपको भी हेल्प करें। ज़्यादातर कंपनीज़ हर रोल के लिए, एक रोल या बैंड के लिए एक डिफ़ाइंड रेंज होती है, तो वो एक डिफ़ाइंड रेंज के अंदर ही सैलरी देते हैं, उससे ऊपर या नीचे सैलरी देने के लिए वो रेडी नहीं होते हैं। तो अगर वो रेंज है तो आप उसके रेंज के मैक्सिमम लेवल पे जाने की ट्राई कर सकते हो, इन केस ऑफ योर स्किल्स और जो आपका एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से अलाइन हो रहा है। जहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और फिर भी आप निगोशिएट कर रहे हो, तो जो निगोशिएशन के लिए सबसे बढ़िया तरीका यूज़ होता है कि आप कभी भी हार्ड कोडेड वर्ड्स हैं वो यूज़ मत करो। जो एग्जैक्ट अमाउंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको आप मेंशन मत रखो, और इसको एक ओपन एंडेड कम्युनिकेशन रखो। तो मेरे केस में मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर केसेस में मैं बोलता हूँ एज़ पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो मैं सैलरी को डिफ़ाइन नहीं करता कभी कोई एक परमानेंट नंबर पे। लेकिन कुछ केसेस में इनिशियली ही एचआर बोलता है कि आप इसको डेफिनेट करके दो कि क्या आप इतनी सैलरी एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, देन ओनली वी विल प्रोसीड विथ इंटरव्यू। तो ऐसे केसेस में अगर आपको सैलरी सही लग रही है, इफ़ यू थिंक दैट इट मेक्स सेंस, देन यू कैन प्रोसीड। बाकी केसेस में कंपनीज कुछ केसेस में ये भी बोलती हैं कि हम लोग डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटीज, स्किल्स एंड द वे यू कंडक्ट द इंटरव्यूज़, वी कैन डिसाइड ऑन द सैलरी। तो उस केसेस में जो निगोशिएशंस होते हैं वो यूजली लास्ट में होते हैं। लेकिन आपको निगोशिएट करते वक्त ये याद रखना है कि आप अकेले कैंडिडेट नहीं हो जो निगोशिएट कर रहे हो, आपके साथ और भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका इंटरव्यू किया जाता है। और जब वो ओवरऑल व्यू देखते हैं तब वो आपके स्किल्स के साथ साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी जो सैलरी डिमांड्स है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस है, उसको भी एसेस करते हैं। तो यहाँ पर जो हम निगोशिएशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, सबसे बढ़िया टैक्टिक है कि आप अपनी रेंज को पता करो। रेंज पता करने के लिए आप लिंक्डइन पे जा सकते हो। इसके अलावा कई सारे सर्वे होते रहते हैं, तो आप उन सर्वेज़ को यूज़ कर सकते हो कि आपकी जो बैंड है, आपके जो प्रोफाइल है, उस पर कितनी सैलरी ऑफ़र की जा रही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप गूगल सर्च का सिंपल गूगल सर्च भी करोगे कि आपके प्रोफाइल में क्या सिंपल रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस प्रोफाइल के लिए, तो गूगल सर्च पे भी ज़्यादातर टाइम सीधा सीधा आंसर मिल जाता है। वैसे भी एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई से आप पूछोगे तो आपको मिल जाएगा। अब मेरे फ्रेंड से मिस्टेक कहाँ हुई, जो
उसके साथ दिक्कत हुई कि उसने एक स्पेसिफिक नंबर दिया, वो भी इन कंपैरिजन विथ अनदर कंपनी जिसका उसको ऑलरेडी ऑफ़र मिल चुका था, और वो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस था। और उस केस में कंपनी ने डायरेक्टली ऑफ़र को विड्रॉ कर लिया। अब जो ऑफ़र उस कंपनी ने दिया था, ऐसा नहीं था कि मेरे फ्रेंड को वो ऑफ़र पसंद नहीं था, वो ऑफ़र उसको पसंद था और वो उसमें ज्वाइन भी कर लेता, लेकिन उसने निगोशिएट करने का ट्राई किया, उसको निगेटिव इम्पैक्ट साइड या बैकलैश मिल गया और अल्टीमेटली उन्होंने ऑफ़र को ही विड्रॉ कर लिया, जो कि वो चाहता नहीं था। तो निगोशिएशन हमेशा एक सॉफ्ट स्किल है, और निगोशिएशन ऐसा करना है कि हमारा ऑफ़र विड्रॉ नहीं होने पाए। तो जो हम लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं या सेंटेंसेस यूज़ करते हैं निगोशिएशन के वक्त, कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड, आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, या ये रोल जो है मेरी पसंद का है, आई लाइक टू बी ऑन दिस रोल। और ये रीज़निंग देते हुए कि इस सैलरी को, इस स्टैंडर्ड को, इस सर्वे पे इतना मेंशन किया जा रहा है, तो क्या मेरी सैलरी इस लेवल तक बढ़ाई जा सकती है, या मैं जॉब को 10 ईयर्स में चेंज कर रहा हूँ या 5 ईयर्स में चेंज कर रहा हूँ और मैं मार्केट करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस रेंज की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। इज़ इट पॉसिबल टू मेक दिस सैलरी टू दिस मच। तो आप पॉसिबिलिटीज़ चेक करो, आप डायरेक्टली पुश मत करो कि आई वांट टू हैव दिस मच सैलरी और दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन। जैसे ही आप ये बोलते हो ना, तो आप जब हार्श वर्ड्स यूज़ करते हो, तो अनटिल एंड अनलेस यू आर एक्सेप्शनली कैपेबल, अगर आप एक्सेप्शनली कैपेबल हैं तब तो बात अलग है, तब हो सकता है कि आपकी बात को वो एग्री कर जाए। बट इन केस यू आर नॉट एक्सेप्शनली कैपेबल, या फिर आप इंटरव्यूज़ में अपने आप को उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए हो कि आप बिल्कुल आउटस्टैंडिंग हो, आउट परफॉर्मर हो, तो उस केस में आपके इस तरह की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और मोस्टली अगर ऑफ़र लेटर आपके पास आया भी है तो उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं, और नहीं आया है तो आप उम्मीद भी मत रखिए कि ऑफ़र लेटर आने वाला है। तो ये सारे स्किल्स हैं जो आपको सैलरी निगोशिएशंस में यूज़ करना चाहिए। तो पहले हमेशा सैलरी जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मांगनी चाहिए। अगर आपको कोई पुश कर रहा है तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, सर्वेस देख लो, चैट जीपीटी से पूछ लो। 4-6 जगह पे चेक करने के बाद अपने दोस्तों यारों से भी चेक कर सकते हो, अगर आपके फ्रेंड्स भी शेयर करते हैं उसी प्रोफाइल में है तो। और उसके बेस पे आप एक रेंज डिफ़ाइन करो, ठीक है। रेंज किस तरह से डिफ़ाइन करनी है, लोअर रेंज जो है वो कंपनी को एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और जो हायर रेंज है वो आपको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो आप मान लो कि सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो 80,000, तो आप अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखो, लेकिन उनको एक रेंज दो। रेंज के बाद भी कई सारी कंपनियां पुश करती हैं कि आप फिक्स्ड अमाउंट बताओ, तो फिर आप कंपनी से भी कई बार पूछ सकते हो कि आप इस प्रोफाइल पे, इस बैंड पे क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उस बेस पे और किस तरह का रोल है, उस बेस पे मैं कोई फिक्स सैलरी भी बता सकता हूँ। और जब फिक्स नंबर भी देते हो ना, उस वक्त भी निगोशिएशंस के लिए स्पेस छोड़ के रखो। उसमें भी आप कह सकते हो कि ये सैलरी मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट आई एम नॉट रिजिड विद दिस सैलरी, और जो मेरा फोकस है वो कंपनी है, मेरा फोकस जो है वो रोल है, मैं इस रोल को देख रहा हूँ, मैं इस डोमेन को देख रहा हूँ, इस प्रोफाइल को देख रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस को देख रहा हूँ। तो जो मेरा फोकस है वो है, ना कि सैलरी या मनी फैक्टर। होता मनी फैक्टर ही है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन फिर भी हमको प्रेजेंट ऐसे करना है कि हम लोग मनी में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हमको प्रोफाइल, कंपनी, जॉब, रोल, इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि आपका पॉजिटिव व्यू बनता है। ऐसा नहीं है कि उनको हकीकत नहीं पता, उनको भी पता है कि आप क्या देख रहे हो, और आपको भी पता है कि आप क्या देख रहे हो। एंड अल्टीमेटली एवरीवन वर्क्स फॉर मनी, नो बडी वर्क्स फॉर चैरिटी। लेकिन इससे आपकी जो परसेप्शन है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सही लगते हैं। इसके बाद जब आपको ऑफ़र आता है, और अगर आपकी सैलरी थोड़ी बहुत आपको लग रहा है कि यार मैं इसको और एक्सटेंड कर सकता हूँ, सैलरी अच्छी है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी सैलरी जो मुझे ऑफ़र हुई है वो अच्छी है और मैं उसको थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि शायद इससे भी बेटर मिल जाए मुझे, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप ट्राई कर रहे हो ना, तो सपोर्ट है उसको कट नहीं करना है। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं ना, तो पिछले स्टेप को तोड़ के नहीं जाना है। तो हमको जब नेक्स्ट स्टेप के लिए ट्राई करना है, तो हमको अपना एक पाँव पिछले स्टेप पे ही रखना है। तो हमें ये हमेशा इंश्योर करना है कि जो ऑफ़र हमें आया है वो कभी विड्रॉ नहीं होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप कभी भी ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करो जिसमें कि एचआर को अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऑफ़र लेटर विड्रॉ करने के लिए। ये हमेशा केस टू केस बेस होता है, और कई बार ये भी रहता है कि उनको किस तरह का प्रोफाइल मिल रहा है, आपके अलावा कौन किसने इंटरव्यू दिया है, उसने किस तरह का इंटरव्यू दिया है। तो ये हमेशा एक ओपन क्वेश्चन रहता है, और इन चीज़ों को चूँकि आप कभी कवर नहीं कर सकते, आप कभी देख नहीं पाओगे कि कितने लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, आपने जिनके साथ इंटरव्यू दिया वो ज़्यादा कैपेबल हैं, कम कैपेबल हैं, तो इन सब चीज़ों को तो आप कभी डिसाइड कर नहीं पाओगे।
तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी सैलरी को अच्छे से निगोशिएट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जर्मनी पे भी एप्लीकेबल होती हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल होती है। जर्मनी में ज़्यादातर सैलरीज़ को वो ऑलरेडी पहले से ही डिफ़ाइन कर देते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी कई बार रेंज को डिफ़ाइन कर देते हैं और उस रेंज में ही आपको सैलरी दी जाएगी। रेंज के अगर हायर एंड पे जाना चाहते हो तो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि आप रेंज के हायर एंड पे भी सैलरी ले सकते हो। और विद माय ओन एक्सपीरियंस आई कैन शेयर दीज डिटेल्स। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हार्ड स्किल्स या हार्ड नेगोशिएशंस करते हैं। मैं हार्ड नेगोशिएशंस पे नहीं जाता, क्योंकि मेरा ये रहता है कि अगर मुझे सैलरी सही रेंज में मिल रही है देन आई डोंट वांट द ऑफर लेटर टू बी विथड्रॉन। तो मैं उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता हूँ। और मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरा फ्रेंड है, उसको बहुत बढ़िया सैलरी ऑफर हुई थी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, मल्टीनेशनल कंपनी से, लेकिन उसको एक छोटी कंपनी ने उससे भी अच्छा ऑफर दिया। और अल्टीमेटली बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि जो TCS का ऑफ़र था, और बहुत अच्छा ऑफ़र था TCS से उसको, लेकिन उसने TCS के ऑफ़र को निगोशिएट करने का ट्राई किया एक ऐसी कंपनी के बेस पे जो कि सिर्फ छोटी सी कंपनी थी, 40-50 लोगों की कंपनी थी। और वो फिर 40-50 लोगों की कंपनी आगे चल के वो सस्टेन भी नहीं कर पाई उसको, और उसका ऑफ़र भी TCS से विड्रॉ हो गया अल्टीमेटली। तो इस तरह से हमको निगोशिएट नहीं करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली लेट मी नो। आई एम लिविंग इन जर्मनी और काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कई सारी कंपनीज़ का इंटरव्यू दिया है। अगर आप मेरा प्रोफाइल भी देखोगे लिंक्डइन वगैरह पे भी, तो मेरा बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं काम कर चुका हूँ और इसी बेस पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं, बाय बाय। इसको कोई प्रोफेशनल एडवाइस की तरह मत लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल्स। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपको यूज़फुल लगे तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन।